हमने पिछले टॉपिक में बात की थी प्रोटीनूरिया के बारे में। तो हम नेफ्रोलॉजी के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे हिमिचूरिया के बारे में। जब हम हिमिचूरिया के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली हमें ये सबसे पहले देखना होता है कि हिमिचूरिया ट्रू है या नहीं हो है। अगर 3 से आरबीसी कम है, लेकिन अगर 3 या 3 से ज़्यादा आरबीसीज हैं, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी अगर आ रही हैं, हाई पावर फील्ड माइक्रोस्कोपी में जब हम देखते हैं और वो स्पेसिमेन प्रॉपरली कलेक्टेड हुआ है तो हम उसे हिमिचूरिया बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए डिप स्टिक तो टेस्ट हमारा पॉजिटिव है लेकिन सेडिमेंट्स हमारे निगेटिव हैं, तो फिर आरबीसीज के लिए, अगर आरबीसीज के लिए हमारा डिप स्टिक पॉजिटिव आ रहा है और सेडिमेंट जो है निगेटिव आ रहे हैं, तो फिर वो हिमिचूरिया नहीं होगा। फिर हो सकता है वो हीमोग्लोबिन आ रहा हो यूरिन में, और या फिर जो है मायोग्लोबिन आ रहा हो। और इसके अलावा हीमोग्लोबिनूरिया किसे बोलते हैं? हीमोग्लोबिनूरिया जो होती है वो बेसिकली इंट्रावेस्कुलर हिमोलाइसिस की वजह से हो सकती है, और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जैसे हुआ, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया हुआ, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया हुआ, तो उसमें जो है ये हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिनूरिया हो सकता है। और हीमोग्लोबिनूरिया में जब इस तरह की कोई चीज होती है, जैसे कि हीमोग्लोबिनूरिया हो रहा है अगर इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस की वजह से, तो उसमें हमारा जो हेप्टोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है और एलडीएच का लेवल बढ़ जाता है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिनूरिया। अच्छा, हीमोग्लोबिनूरिया के बाद अब हम ये देखेंगे कि ये जो हिमिचूरिया है इसका प्रिविलेंस कितना है। प्रिविलेंस यूजली 2.5 टू 18% हेल्दी इंडिविजुअल जो हैं उसमें हीमोग्लोबिन यूरिन में आ सकता है। और परसिस्टेंट माइक्रोस्कोपिक हिमिचूरिया जो है, अगर है परसिस्टेंट माइक्रोस्कोपिक हिमिचूरिया है और 18.5% टाइम्स जो है वो उससे रिस्क बढ़ जाता है ईएसआरडी का, यानी अगर किसी को माइक्रोस्कोपिक हिमिचूरिया हो रहा है तो लगभग लगभग आप कह सकते हैं 19 टाइम्स, यानी 18.5 टाइम्स लगभग लगभग जो है ये रिस्क हो जाता है ईएसआरडी का। और ये जामा 2011 के अनुसार जो है ये स्टडी है जिसमें ये कहा गया है कि परसिस्टेंट माइक्रोस्कोपिक एसिम्प्टोमेटिक हिमिचूरिया जो है वो लगभग 18 टाइम्स ईएसआरडी का रिस्क बढ़ा देती है। तो ये हिमिचूरिया के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें। अब आते हैं कॉजेज ऑफ हिमिचूरिया। हिमिचूरिया के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हिमिचूरिया हो कहां से रहा है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ हिमिचूरिया? तो हिमिचूरिया का ओरिजिन जो हो सकता है वो 4 जगह से हो सकता है। पहला देखिए, हिमिचूरिया जो हो सकता है ग्लोमेरुलर हो सकता है। दूसरा नॉन ग्लोमेरुलर हो सकता है, यानी कि रीनल नॉन ग्लोमेरुलर। उसके बाद में नॉन रीनल हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी किडनी इन्वॉल्व नहीं है, यूरिनरी ट्रैक्ट, बाकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो इन्वॉल्व है। और चौथा जो है वो वेस्कुलर। तो जो ओरिजिन है वो कहां कहां से हो सकता है? नंबर 1 ग्लोमेरुलर, नंबर 2 नॉन ग्लोमेरुलर, उसके बाद में नॉन रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट, और उसके बाद में वेस्कुलर। तो अब अगर हम बात करें ग्लोमेरुलर की, तो ग्लोमेरुलर की अगर हम बात करें तो उसमें हम कुछ सिलेक्टेड कॉजेज देखेंगे कि ग्लोमेरुलर हिमिचूरिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो हम इसको वन बाई वन देखेंगे। इसमें आती हैं आईजीए नेफ्रोपैथी आती है, इसमें इसमें आईजीए वेस्कुलाइटिस आती है, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसीज आती है, एल्पोर्ट सिंड्रोम आती है। ये तो बड़े कॉमन है। आईजीए नेफ्रोपैथी, आईजीए वेस्कुलाइटिस, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसीज, एल्पोर्ट सिंड्रोम, ये बड़े कॉमन है। उसके बाद वारफेरिन रिलेटेड नेफ्रोपैथी एक इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है ग्लोमेरुलर हिमिचूरिया का। लॉयन पैन हिमिचूरिया सिंड्रोम एक कारण हो सकता है। उसके बाद में थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कॉज, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है हिमिचूरिया का, ग्लोमेरुलर हिमिचूरिया के। उसके अलावा और जैसे दूसरी ग्लोमेरुलर डिसीजेज हैं उनमें भी जो है हिमिचूरिया मिल सकता है, जैसे कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुआ, मिनिमल चेंज डिसीज हुआ, इसमें भी हिमिचूरिया देखने को मिल सकता है। सो सबसे पहले हमने जाना कि ग्लोमेरुलर ओरिजिन हो सकता है हिमिचूरिया का। अब दूसरा जो ओरिजिन हिमिचूरिया का हो सकता है वो नॉन ग्लोमेरुलर रीनल हो सकता है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? जैसे कि इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस हो सकता है, पेपिलरी नेक्रोसिस हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, बी के वायरस इंफेक्शन हो सकता है, सिस्टिक डिसीजेज हो सकती हैं जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज या एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिसीज जो होती हैं वो हो सकती हैं। बिनाइन मास मेलिग्नेंसी कोई अगर हो, जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा वगैरह हो सकता है, लिम्फोमा, मेटास्टेटिक कैंसर ये हो सकता है, हाइपर कैल्सीयूरिया, हाइपर यूरिकोसूरिया, ये भी जो है वो हिमिचूरिया करा सकते हैं। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से काजेज हैं जो कि नॉन ग्लोमेरुलर रीनल हिमिचूरिया करा सकते हैं। तो इसमें है इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस हो सकता है, इसमें पेपिलरी नेक्रोसिस हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस, बी के वायरस इंफेक्शन
उसके बाद सिस्टिक डिसीज यानी कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज या एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिसीज ये हो सकते हैं। बिनाइन मास मैलिग्नेंसी हो सकती है जैसे कि रीनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, मेटास्टेटिक कैंसर हो सकते हैं। इसके अलावा हाइपर यूरिकोसूरिया हो सकता है और हाइपर कैल्सीयूरिया, ये हमारे नॉन ग्लोमेरुलर रीनल काजेस हो सकते हैं माइक्रो हिमेचूरिया के। उसके बाद आता है नॉन यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं है और उसके बाद भी जो है वो हिमेचूरिया हो सकता है। तो उसमें क्या क्या काजेज हो सकते हैं, उसमें जैसे उसमें आता है हमारा नेफ्रोलिथियसिस या यूरोलिथियसिस, या उसके बाद कोई ट्रॉमा हो गया है जैसे कैथेटर इंसर्शन किया है या इंस्ट्रूमेंटेशन किया है, प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन हो गया है, प्रोस्टेटाइटिस जिसको बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया हो गया है या हाइपरट्रॉफी हो गई है जिसको बीपीएच बोलते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, मैलिग्नेंसी जैसे कि ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा जो कि रीनल मैलिग्नेंसी नहीं है, उसके बाद में प्रोस्टेट की मैलिग्नेंसी जो है वो करा सकती है हेमिचूरिया। सिस्टाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, कोई केमिकल जैसे साइक्लोफॉस्फोमाइड हो सकता है, वो रेस्पॉन्सिबल हो सकता है हेमिचूरिया के लिए, और यूरेथ्राइटिस। तो ये बेसिकली हो गए नॉन रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट। तो नॉन ग्लोमेरुलर हो गया, नॉन रीनल हो गया और ग्लोमेरुलर, ये हमारे काजेज हो गए हेमिचूरिया के। उसके बाद में आते हैं वेस्कुलर। वेस्कुलर काजेज जैसे कि रीनल आर्टरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो गया और रीनल आर्टरी वेनस मालफॉर्मेशन हो गया। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। ग्लोमेरुलर, नॉन ग्लोमेरुलर, नॉन रीनल और वेस्कुलर। ग्लोमेरुलर, नॉन ग्लोमेरुलर, उसके बाद में नॉन रीनल और वेस्कुलर। तो ग्लोमेरुलर में हमारा आईजीए नेफ्रोपैथी हो गया, आईजीए वेस्कुलाइटिस हो गया, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसीज हो गया, एल्पोर्ट सिंड्रोम हो गया, वार्फरिन रिलेटेड नेफ्रोपैथी, लाइन पेन हेमिचूरिया सिंड्रोम, थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी, या इसके अलावा समटाइम डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड मिनिमल चेंज डिसीज में भी हेमिचूरिया हो सकता है। उसके बाद में नॉन ग्लोमेरुलर में हमारा आ गया इंटरस्टेटिव नेफ्राइटिस आ गया, पेपिलरी नेक्रोसिस आ गया, पाइलोनेफ्राइटिस और बीके वायरस इन्फेक्शन हो गया, सिस्टिक डिसीज हो गए जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज हो गए, एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिसीज हो गए। उसके बाद में कोई बिनाइन मास हो गया, मैलिग्नेंसी जैसे कि रीनल सेल कार्सिनोमा, लिम्फोमा, मेटास्टेटिक कैंसर। उसके अलावा हाइपरकैल्सीयूरिया हो गया, हाइपरयूरिसीमिया हो गया, ये जो है नॉन ग्लोमेरुलर रीनल काजेज हो सकते हैं। उसके अलावा नॉन रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट अगर हम देखा जाए तो उसमें नेफ्रोलिथियसिस या यूरोलिथियसिस आप उसको बोल सकते हैं, वो हो सकता है। ट्रॉमा हो सकता है जैसे कि कैथेटराइजेशन की वजह से, इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से ट्रॉमा हो गया है, प्रोस्टेटाइटिस की वजह से हो सकता है हेमिचूरिया, बीपीएच की वजह से हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है, मैलिग्नेंसी जैसे कि टी सेल जैसे ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा वगैरह, प्रोस्टेट मैलिग्नेंसी, सिस्टाइटिस अगर हो गया है तो उसकी वजह से हो सकता है, और यूरोथ्राइटिस हो गया है। वेस्कुलर काजेज में रीनल आर्टरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आ जाता है, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस आ जाता है और रीनल आर्टरी वेन मालफॉर्मेशन जो है, ये इस तरह की कुछ कंडीशन हैं जिसमें कि हिमेचूरिया। तो ये हो गया कॉजेज ऑफ हिमेचूरिया। अब अगर हम बात करें कि हिस्ट्री से हम हिमेचूरिया का इवोल्यूशन कैसे करेंगे, अब अगर देखा जाए कि हिस्ट्री से हमें इवोल्यूशन करना है हिमेचूरिया का, तो सबसे पहले हिस्ट्री मान लीजिए, अगर कुछ हम हिस्ट्री जो है वो पता करेंगे और उस हिस्ट्री के बेसिस पे हम जो है प्रोबेबल कॉजेज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले मान लीजिए अगर एक्यूट किडनी इंजरी है तो उसमें हम क्या सोच सकते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी जिसमें हेमिचूरिया हमें ऑल ऑफ सडन देखने को मिल सकता है और उसमें आरबीसी कास्ट हमें देखने को मिल सकती है, तो वो है आरपीजीएन, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इंटरट्यूबुलर आरबीसी कास्ट या आईजीए नेफ्रोपैथी जो है वो हो सकती है। और ये एकेआई में हम जो है वो काज को सबसे पहले हम ये सोच सकते हैं। दूसरा सीकेडी में एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिसीजेस, एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिसीज जो है वो रेस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। ब्लड क्लॉट आ रहा है, अगर मान लीजिए वो ब्लड क्लॉट है, यानी हिस्ट्री पेशेंट दे रहा है कि ब्लड क्लॉट आ रहा है, तो फिर वो नॉन ग्लोमेरुलर ओरिजिन है। तो अगर हमारी हिस्ट्री एकेआई की है तो आरपीजीएन हो सकता है, इंटरट्यूबुलर आरबीसी कास्ट हो सकते हैं जैसे कि आईजीए नेफ्रोपैथी। उसके अलावा अगर सीकेडी की हिस्ट्री है तो एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिसीज हो सकता है। ब्लड क्लॉट अगर आ रहा है तो नॉन ग्लोमेरुलर ओरिजिन हो सकता है। उसके बाद में अगर अभी रिसेंटली कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो वो हमारा पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या आईजीए नेफ्रोपैथी हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की, रेटिनोपैथी की, लेंटिकोनस की, तो फिर हम जो है वो एल्पर्ट सिंड्रोम की तरफ सोच सकते हैं। उसके बाद में अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके आया है कोई पेशेंट और उसके बाद में हिमेचूरिया हुआ है तो वो एक्सरसाइज इंड्यूस हिमेचूरिया या हिमोलाइसिस हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई रिसेंट रीनल प्रोसीजर या इंजरी हुई है तो उसकी वजह से आर्टरी वीनस माल फॉर्मेशन हो सकता है, जिसकी वजह से जो है हिमेचूरिया हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई हिस्ट्री दे रहा है कि यूनिलैटरल फ्लैंक पेन है तो वो स्टोन हो सकता है, रीनल इन्फार्क्शन हो सकता है और पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। स्टोन हो सकता है, रीनल इन्फार्क्शन हो सकता है और क्या हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई हिस्ट्री दे रहा है इरिटेटिंग वाइडिंग सिस्टम्स की, इरिटेटिंग वाइडिंग सिस्टम्स हो रहे हैं जैसे कि फ्रीक्वेंसी हो रही है, अर्जेंसी हो रही है, डिस्यूरिया हो रहा है, सुप्राप्यूबिक पेन हो रहा है,
तो फिर वो ब्लैडर कैंसर या सिस्टाइटिस हो सकता है, ब्लैडर कैंसर या सिस्टाइटिस हो सकता है। तो इसके अलावा हाँ, और भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। तो सबसे हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो AKI अगर किसी को हिस्ट्री है तो हमें RPGNs हो सकते हैं। हम उसमें जो है अगर इंटरट्यूबुलर IBC कास्ट है तो हम IgA नेफ्रोपैथीज हो सकते हैं। उसके बाद में CKD है तो एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिसीज, अगर कोई CKD की हिस्ट्री दे रहा है तो एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिसीज हो सकता है। ब्लड क्लॉट अगर आ रहा है तो वो नॉन ग्लोमेरुलर ओरिजिन हो सकता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अगर कोई हिस्ट्री दे रहा है तो वो पोस्ट इन्फेक्शियस GN या IgA नेफ्रोपैथी हो सकता है। सेंसरी और हियरिंग लॉस अगर की कोई हिस्ट्री दे रहा है तो वो एल्पोर्ट सिंड्रोम हो सकता है या लेंटिकोनस की हिस्ट्री दे रहा है। हैवी एक्सरसाइज हो जाए तो वो हेमेचूरिया या हेमोलाइसिस की वजह से हो सकता है, एक्सरसाइज इंड्यूस हेमेचूरिया हो सकता है। अगर कोई रिसेंट रीनल प्रोसीजर हुआ है या इंजरी हुई है तो फिर वो रीनल आर्टरियोवीनस मालफॉर्मेशन हो सकता है। यूनिलेटरल फ्लैंक पेन अगर है तो वो पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है, स्टोन हो सकता है, रीनल इंफेक्शन हो सकता है। अगर मान लीजिए इरिटेटिव वाइडिंग सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे कि फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिस्यूरिया, सुपरबिबी पेन, तो वो फिर वो ब्लैडर कैंसर या सिस्टाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए साइक्लिक हिमेचूरिया हो रहा है, साइक्लिक हिमेचूरिया जो है वो मेंस्ट्रुएशन के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है वो। और मान लीजिए कोई ब्लंट ट्रॉमा हुआ है या लोअर रिब फ्रैक्चर हुआ है तो वो रीनल इंजरी की वजह से जो है हिमेचूरिया हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई मान लीजिए एक्सेसिव एंटीकोगुलेशन अगर हमने दिया है तो वो एंटीकोगुलेशन रिलेटेड नेफ्रोपैथी हो सकती है। उसके अलावा कहीं ट्रेवल हुआ है या अफ्रीकन रेसिडेंस है, मिडिल ईस्ट रेसिडेंस है या ट्रेवलिंग की हिस्ट्री है जहां पर ये ट्रेवलिंग हुई है जैसे कि अफ्रीका या फिर मिडिल ईस्ट, तो इसमें फिर वो सिस्टोसोमा हेमेटोबियम सिस्टाइटिस जो है वो हम सोच सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए सिकल सेल डिसीज अगर है तो रीनल इन्फेक्शन या पेपिलरी नेक्रोसिस हो सकता है। यानी अगर कोई सिकल सेल डिसीज की हिस्ट्री दे रहा है तो रीनल इन्फेक्शन या पेपिलरी नेक्रोसिस हो सकता है। अगर मान लीजिए सिकल सेल ट्रेट है तो फिर रीनल मेडुलरी कार्सिनोमा की वजह से हिमेचूरिया हो सकता है। सो ये जो है हिस्ट्री के बेसिस पे हम थोड़ा सा ये पता कर सकते हैं। एंटी थ्रोम्बोटिक जो होते हैं वो इन हेमिचूरिया रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें जो है वो उनको बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए CA ब्लेडर किसी को हो रखा है और हमें जो है अगर हम उसमें फिर एंटी थ्रोम्बोटिक्स देते हैं तो वो हेमिचूरिया जो है बढ़ जाएगा और हमें अंडरलाइन कॉज को जो है वो ट्रीट करना चाहिए। अब हम आते हैं कि ग्रोस हेमिचूरिया की टाइमिंग पैटर्न क्या है और उनके पोटेंशियल साइट्स क्या क्या हो सकते हैं। ग्रोस हेमिचूरिया टाइमिंग पैटर्न एंड पोटेंशियल साइट्स। तो अब टाइमिंग अगर मान लीजिए एट द बिगनिंग यानी शुरू में ही यूरिन पास करने के शुरू में ही अगर हिमेचूरिया हो रहा है तो वो यूरेथ्रल कॉज हो सकता है। एंड में हो रहा है तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर ट्राइगोनल एरिया ऑफ द ब्लैडर में जो है उसकी वजह से हिमेचूरिया हो सकता है। और अगर थ्रू आउट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ब्लैडर, यूरेटर और किडनी जो है वो तीनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर बिगनिंग में हो रहा है तो यूरेथ्रा इन्वॉल्व हो रहा है, अगर एंड में हो रहा है तो प्रोस्टेट ग्लैंड या ट्राइगोनल एरिया ऑफ द ब्लैडर इन्वॉल्व हो सकता है, और उसके बाद में थ्रू आउट हो रहा है तो वो ब्लैडर, यूरेटर और किडनी तीनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हम आते हैं वर्कअप पर, यानी कि हिमेचूरिया का अब हम वर्कअप कैसे करेंगे। तो हिमेचूरिया का वर्कअप करने के लिए सबसे पहले तो सबसे बेस्ट और सबसे इनिशियल जो तरीका होता है वो है यूरिन डिपिस्टिक। यूरिन डिपिस्टिक जो होती है वो डिटेक्ट्स पर ऑक्सीडेज एक्टिविटी ऑफ द हीमोग्लोबिन की पर ऑक्सीडेज एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लेता है। मायोग्लोबिन में भी जो है सीडो पर ऑक्सीडेज एक्टिविटी होती है और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट जो है प्रेडिक्ट कर सकता है। दूसरा जो हम करेंगे वो करेंगे यूरिन सेडिमेंट अगर 3 से ज्यादा आरबीसीज पर एचपीएफ आ रही हैं तो फिर वो हिमेचूरिया है और फिर हम उसको कंसीडर करेंगे कि आगे हमें क्या क्या कराना है। उसके बाद अलावा हम प्रोटीन के लिए टेस्ट करेंगे। प्रोटीन अगर मान लीजिए 0.5 ग्राम पर डे से ज्यादा आ रही है तो फिर हम वो देखेंगे, उसके लिए वर्कअप करेंगे। और यूजली अगर हिमेचूरिया के साथ एसोसिएटेड है तो फिर हम जो है वो उसके साथ रिलेट करके उसको देखेंगे। अगर मान लीजिए 10 आरबीसी से ज्यादा आ रही हैं एचपीएफ में और 2 ग्राम पर डे प्रोटीनूरिया हो रहा है तो हम यूजली मानकर चलेंगे कि ये 93% ग्लोमेरुलर है और 83% जो है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इसका कॉज है। अब अगर मान लीजिए हम जो अगला टेस्ट वो कर सकते हैं, यूरोक्रिट कर सकते हैं। यूरोक्रिट जो है वो मोर देन 1% अगर आ रहा है तो वो यूरोलॉजिक कॉज हो सकता है। उसके अलावा हम यूरिन कल्चर कर सकते हैं। उसके अलावा रीनल अल्ट्रासाउंड, उसमें हमें अगर ब्लड क्लॉट देखने को मिल सकते हैं तो वो और इसके अलावा हमें अल्ट्रासाउंड में हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड डॉपलर कर सकते हैं और उसमें हम आर्टरी वीनस मालफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं।
उसके अलावा हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, सीटी स्कैन में जो है वो हमें लो रेडिएशन सीटी स्कैन कर सकते हैं। उसके अलावा सीटी यूरोग्राफी कर सकते हैं एंड सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि रिस्क फैक्टर है मैलिग्नेंसी का, तो हम जो है वो सीटी यूरोग्राफी या सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो है अदर कॉजेज को भी रूल आउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं रिस्क फैक्टर्स फॉर द यूरिन ट्रैक्ट मैलिग्नेंसी, यानी यूरिन ट्रैक्ट मैलिग्नेंसी के कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो यूरिन ट्रैक्ट मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट जब हम करते हैं तो उसमें हमें कुछ रिस्क फैक्टर देखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मेल है और वो 50 साल से ज्यादा उसकी उम्र है और उसमें जो है वो करंटली स्मोकिंग कर रहा है, एनाल्जेसिक अब्यूज है, तो हमें मैलिग्नेंसी के लिए रूल आउट करना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सपोजर टू बेंजीन्स है या एरोमेटिक एमीन्स है, एल्काइलेटिंग एजेंट है, एरिस्टोलॉकिक एसिड है, अगर ये सब का एक्सपोजर है तो फिर भी हमें मैलिग्नेंसी के लिए रूल आउट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ग्रोस हेमिचूरिया है, यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है, डिसीज है, तो हमें मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट करनी है। इरिटेटिव वाइडिंग सिम्टम्स हैं जैसे कि डिसयूरिया है, अर्जेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। उसके अलावा पेल्विक इरेडिएशन हुआ है, क्रॉनिक यूटीआई है, उसके अलावा क्रॉनिक इंड्वेलिंग फॉरेन बॉडी है, तो हमें जो है मैलिग्नेंसी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैलिग्नेंसी हमें कब 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 सोचनी है? अगर मान लीजिए मेल है, मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज है, स्मोकिंग है, एनाल्जेसिक अब्यूज है, एक्सपोजर टू बेंजीन है, एरोमेटिक एमीन्स, एल्काइलेटिंग एजेंट्स, एरिस्टोलॉकिक एसिड, अगर ग्रोस हेमिचूरिया है, यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स और डिसीज है, इरिटेटिव वाइडिंग सिम्टम्स हैं कोई जैसे कि डिसयूरिया, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, पेल्विक इरिटेशन है, क्रॉनिक यूटीआई है, क्रॉनिक इंडोलिंग फॉरेन बॉडी है, तो फिर जो है हम मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर सकते हैं। सिस्टोस्कोपी कब करेंगे? सिस्टोस्कोपी बेसिकली हम करते हैं टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द ब्लीडिंग और एंड यूरेटरल जो लेटरलिटी है उसको देखने के लिए। जैसे कि मान लीजिए यूनिलैटरल यूरेटर ब्लीडिंग हो रही है, वो ग्लोमेरुलर ओरिजिन की हो सकती है, हमें जो है वो बता देगी कि ये ग्लोमेरुलर ओरिजिन की नहीं है। इसके अलावा हम अगर सीटी यूरोग्राफी की बात करें तो सीटी विदाउट कॉन्ट्रास्ट, जैसे कि स्टोन कैल्सिफिकेशन, अनहेंस्ड बेसलाइन जो है, ये कॉन्ट्रास्ट रीनल पैरेन्काइमल फेज, एक्सक्रीटरी फेज, इस तरह से हम करके सिटी यूरोग्राफी कर सकते हैं। उसके अलावा साइटोलॉजी वेरी लो सेंसिटिव होती है, नॉट रिकमेंडेड फॉर इनिशियल वर्कअप। 24 आवर यूरिन स्टडी कर सकते हैं, उसमें हाइपर कैल्सीयूरिया देख सकते हैं, हाइपर यूरिकोसूरिया दे सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है यूरिन ट्रैक्ट मैलिग्नेंसी के, ये हमने देख लिए। तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं? सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं, सीटी यूरोग्राफी कर सकते हैं, साइटोलॉजी कर सकते हैं और 24 आवर यूरिन स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हमें मैलिग्नेंसी का सस्पिशन है, मैलिग्नेंसी का सस्पिशन हमें कब कब होगा? अगर मेल है, मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज है, उसके बाद में पास्ट और करंट स्मोकिंग है, एनाल्जेसिक अब्यूज है, एक्सपोजर टू बेंजीन्स, एरोमेटिक एमीन्स, एल्काइलिक एजेंट, एरिस्टोलॉकिक एसिड। उसके अलावा अगर ग्रोस होमिच्यूरिया हो रहा है, यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या डिसीज है, इरिटेटिव वाइंडिंग सिम्टम्स हैं जैसे कि डिसयूरिया, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, पेल्विक रेडिएशन हुआ है, मान लीजिए क्रॉनिक यूटीआई है, क्रॉनिक इंड्यूलिंग फॉरेन बॉडी है, तो हमें मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट करनी है। उसमें हम क्या क्या करा सकते हैं? हम उसमें सिस्टोस्कोपी करा सकते हैं, सीटो यूरोग्राफी करा सकते हैं, साइटोलॉजी करा सकते हैं और 24 आवर यूरिन स्टडी करा सकते हैं। उसके बाद में पॉसिबल कॉजेज ऑफ एकेआई इन हिमिचूरिया। हिमिचूरिया अगर हो रहा है तो उसमें एकेआई के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो ग्रोस एंड ग्लोमेरुलर, ग्रोस और ग्लोमेरुलर कॉजेज जो है वो हमारे इंटरट्यूबुलर आरबीसी कास्ट एंड एटीएन, ये बेसिकली कॉमन होता है आईजीए नेफ्रोपैथी में। ग्रोस एंड ग्लोमेरुलर, अगर ग्रोस है और ग्लोमेरुलर ओरिजिन है तो ये इंटरट्यूबुलर आरबीसी कास्ट जो है वो हो सकती है और ये एटीएन की वजह से हो सकता है। और कॉमन जो होता है वो आईजीए नेफ्रोपैथी में ये बड़ा कॉमन होता है। अगर मान लीजिए माइक्रोस्कोपिक और ग्लोमेरुलर है तो ये क्रेसेंटिक जीएन हो सकता है, वेस्कुलर लीजन हो सकता है जैसे कि वेस्कुलाइटिस या थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी। उसके बाद में ग्रोस एंड नॉन ग्लोमेरुलर है अगर, तो ब्लड क्लॉट जो है वो यूरिन ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन को कर रहे हैं, यानी कि ब्लड क्लॉट जो है वो आर रेस्पॉन्सिबल है यूरिन ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के। तो पॉसिबल कॉजेज ऑफ एकेआई में हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ग्रॉस एंड ग्लोमेरुलर, नंबर 2 माइक्रोस्कोपिक एंड ग्लोमेरुलर एंड नंबर 3 ग्रॉस एंड नॉन ग्लोमेरुलर। तो अगर हम ग्रॉस एंड ग्लोमेरुलर की बात करते हैं तो उसमें इंटरट्यूबुलर आरबीसी कास्ट एंड एटीएन आता है, कॉमन इन आईजीए नेफ्रोपैथी। उसके बाद में माइक्रोस्कोपी और ग्लोमेरुलर की बात करते हैं तो उसमें क्रेसेंटिक जीएन आता है, वेस्कुलर लीजन आ सकते हैं जैसे कि वेस्कुलाइटिस है, थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी है। ग्रॉस एंड नॉन ग्लोमेरुलर की बात करते हैं तो उसमें ब्लड क्लॉट जो है यूरिन ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन अगर कॉज कर रहे हैं तो वो रीजन हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अगर मान लीजिए ग्लोमेरुलर हेमिचूरिया है तो कंसीडर एस इनहिबिटर्स और एआरबीज, किडनी बायोप्सी करेंगे। किडनी बायोप्सी कैन सर्व एज अ मार्कर ऑफ एक्टिविटी प्रेडिक्टिंग फ्यूचर रिलैप्स। उसके अलावा अगर नॉन ग्लोमेरुलर है ओरिजिन ग्रोस हेमिचूरिया का
तो फिर हमें जनरस फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेटर ऑफ ब्लडर इरिगेशन इफ रेफ्रेक्टरी। अगर मान लीजिए नॉन ग्लोमेरुलर ओरिजिन है तो हमें क्या करना है, हमने जनरस फ्लूइड इनटेक को बताना है जिससे कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन ना हो सके और हम जो है ब्लडर इरिगेशन भी इसमें कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिमेचूरिया।